बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो बच्चों, हमने इसके लास्ट वीडियो में एकाधिकार में किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है, इसकी दोनों विधियां, कुल लागत और कुल आगम विधि, इसके बाद सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि जिसमें हम औसत लागत वक्रों का प्रयोग करते हुए हमने विश्लेषण को अच्छे से समझा। इसके बाद हमने दीर्घकाल में भी संतुलन समझा, उसकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तुलना को भी अच्छे से जाना है। आशा है कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्य जो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार हैं, अभी तक हमने प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में एकाधिकार को पढ़ लिया। इसके अलावा भी तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार होते हैं जिसमें आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसे हम कहते हैं एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, साथ में अल्पाधिकार, जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अधिकतर आप इसको लिखते वक्त इंग्लिश देखें तो ज्यादा सही रहेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये उसका नाम एकाधिकार था, इसका नाम एकाधिकारी है, तो आप दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए आप इसको इंग्लिश में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिख सकते हैं और इसका दूसरा नाम भी है एकाधिकारात्मक। ठीक है बच्चों, ये अपूर्ण जो प्रतियोगिता है उसका प्रकार है कंपटीशन। जो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला हमने पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, उसके बारे में हम अच्छे से बात कर चुके हैं। उसके बाद जो दूसरी होती है वो होता है एकाधिकार, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा जो आता है वो आता है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में भी 3 होते हैं। एक तो होता है एकाधिकारी, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बोलते हैं इसको, दूसरा होता है अल्पाधिकार और तीसरा होता है द्वयाधिकार। हम यहाँ पर एकाधिकारात्मक अर्थात एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा और अल्पाधिकार की बात करेंगे। ठीक है, द्वयाधिकार आपके सिलेबस में नहीं है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो हम सबसे पहले देखते हैं एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकारात्मक भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि बाजार में देखने को मिलता है। ऐसा बाजार जिसमें फर्मों की संख्या काफी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। अब आप इसकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार से तुलना करते चले जाएंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि ये किस प्रकार का बाजार है। अब इसमें फर्मों की संख्या अधिक होती है। फर्मों की संख्या तो किसमें अधिक होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में भी अधिक होती है, यही हमने पढ़ा था उसमें। और फर्मों का निर्बाध और प्रवेश और बहिर्गमन वो भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा में होता है। लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो वस्तुएं कैसी होती हैं? समरूप होती हैं, सजाती होती हैं, रंग रूप में एक जैसी दिखाई देती हैं, ये होता है। लेकिन इसमें जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो सजातीय नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है। उनमें ब्रांड में, उनकी पैकेजिंग में, उनकी खुशबू में किसी भी प्रकार से उसमें अंतर कर दिया होता है, तो वो वस्तु होती है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत। जैसे कि आप देखेंगे लक्स साबुन और हमाम साबुन, दोनों साबुन देखेंगे हैं, दोनों साबुन काम वही करते हैं, लेकिन दोनों को यदि हम देखेंगे तो उनकी पैकिंग में, उनकी क्वालिटी में, उनके फ्रेग्रेंस में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो वस्तुएं सजातीय नहीं होती हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? ऐसी बाजार संरचना को एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ऐसी जो बाजार संरचना जिसमें वस्तुएं सजातीय नहीं होती, फर्मों की संख्या अधिक होती है, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, वो जो कहलाती है वो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहलाती है। याद रहेगा बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है? यह अपूर्ण प्रतियोगिता जो है उसका एक रूप है। इस प्रकार की जो संरचना है आमतौर पर देखने को मिलती है। बिस्किट का उत्पादन करने वाले अनेक फर्म इसके उदाहरण हैं। यदि हम हमारी आम जिंदगी में देखें तो इस प्रकार की हमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। यहाँ पर हम बिस्किट का उदाहरण देख रहे हैं कि बिस्किट का उत्पादन करने वाले बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे आप देखोगे, मार्केट में निकलोगे तो कई तरह के बिस्किट आपको मिलेंगे। कई तो बिस्किट्स के क्या होते हैं, टेस्ट भी आपको एक जैसे लगेंगे, बस उनकी क्या होती है, ब्रांड में, उनकी नेम में, उनके जो डिफरेंस है, उनकी जो पैकिंग है उसमें क्या मिलेगा, आपको डिफरेंस मिलेगा। अदरवाइज अधिकतर उनका टेस्ट क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। तो बिस्कुट का उत्पादन करने वाले अनेक फर्म हैं, किंतु कई बिस्कुट कुछ ब्रांड नाम से जुड़े हैं और इस ब्रांड नाम और पैकेजिंग के कारण ये एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। अब बिस्किट बहुत सारे हैं। यदि हम काजू वाले बिस्किट देखें तो बहुत सारे बिस्किट आपको मिलेंगे और वही गोल शेप में मिलेंगे, वही स्माइली वाले मिलेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? जिसमें आपको सनफीस्ट का भी मिल जाएगा, गुड ब्रिटानिया का गुड डे भी मिल जाएगा, मैरीगोल्ड यदि हम उसमें जाएंगे किसी और कंपनी में तो उस तरह का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उनमें क्या है, अंतर किसका है? उनकी ब्रांड का अंतर है, उनकी पैकिंग का अंतर है। ठीक है, टेस्ट उनका चाहे एक जैसा ही होगा।
इनके स्वाद में भी थोड़ा अंतर होता है। कई बार क्या होता है, इनके स्वाद में भी थोड़ा अंतर हो जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है। धीरे धीरे उपभोक्ता को एक विशेष ब्रांड वाले बिस्किट खाने की आदत पड़ जाती है। अब उपभोक्ता अपना अधिमान जारी करता है, वो कहता है कि मुझे तो सनफीस्ट के ही बिस्किट खाने हैं, तो वो उसकी ही डिमांड करने लगता है, वो अपना अधिमान जारी करता है और वो एक पर्टिकुलर जो ब्रांड है उसकी वो उसके लिए क्या हो जाती है, मांग अधिक हो जाती है, उसी की उसको आदत पड़ जाती है। अथवा किसी कारण से वे इसके प्रति निष्ठावान हो जाते हैं, या फिर हम कहेंगे किसी भी ब्रांड के प्रति हमारा एक निष्ठा होती है कि हम तो इसी ब्रांड का ये चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो बिस्किट के प्रति भी ये इस तरह से निष्ठावान हो जाते हैं। अतः वे इस विशेष ब्रांड के बिस्किट को एक दूसरे बिस्किट से स्थानापन्न करने के लिए जल्द इच्छुक नहीं होते हैं। तो इसीलिए यदि हम कहें कि तुम ब्रिटानिया की बिस्किट खाते हो तो तुम एक काम करो, तुम पार्ले के बिस्किट खा लो, या फिर तुम ऐसा करो तुम किसी और कंपनी के बिस्किट ले लो, तो वो ये मना कर देते हैं, नहीं, क्योंकि इस ब्रांड के प्रति हम निष्ठावान हैं, हम तो इसी ब्रांड के बिस्कुट खाते हैं, हमें यही पसंद आते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो वो स्थानापन्न करने के लिए जल्दी इच्छुक नहीं होते हैं। किंतु यदि कीमत में अंतर अधिक हो तो उपभोक्ता दूसरे ब्रांड वाले बिस्कुट का चयन करना चाहेंगे। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि दूसरे जो बिस्किट है उसने अपनी कीमतों को कम कर दिया, तो उपभोक्ता एक बार सोचेंगे कि क्या करें, इस ब्रांड को छोड़ते हैं, टेस्ट तो सेम है, पैकेजिंग में तो अंतर है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे ब्रांड के बिस्किट का चयन कर लेते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? यदि हम अपनी रेगुलरिटी वाली लाइफ में देखें तो ऐसा ही होता है, जिसकी कीमत हमें कम लगती है हम उसको एक बार देखना जरूर चाहते हैं, उसका चयन जरूर करते हैं। ठीक है, एक उपभोक्ता की किसी ब्रांड के प्रति अधिमान की गहराई अलग अलग होती है, इसीलिए अपने ब्रांड को बदलने के लिए कीमत में परिवर्तन भी अलग अलग होंगे। अब एक निष्ठावान है वो अपने ब्रांड के प्रति, तो वो कीमतों में जो परिवर्तन है वो अलग अलग तरीके से होगा, तभी वो उस ब्रांड को छोड़कर दूसरे ब्रांड की तरफ जाएगा और उसकी अधिमान उसको दिखाएगा। अतः यदि किसी विशेष ब्रांड की कीमत कम हो तो उपभोक्ता उस ब्रांड का उपयोग करने के लिए उसकी ओर शिफ्ट होंगे। यदि विशेष ब्रांड मतलब जो दूसरा ब्रांड है उसकी कीमत कम होगी तो उपभोक्ता उसकी तरफ शिफ्ट होंगे और उसका उपयोग करना चाहेंगे। ठीक है, उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। पुनः कीमत कम करने से अधिक उपभोक्ताओं का कम कीमत वाली ब्रांड की ओर क्या हो जाएगा, स्थानांतरण होगा। कीमत कम करने से यदि उसकी कीमत कम हो जाएगी दूसरे ब्रांड की, तो अधिक से अधिक उपभोक्ता क्या करेंगे, कम कीमत वाली ब्रांड की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। पहले जहां वो दूसरे ब्रांड का यूज कर रहे थे, कीमत यदि कम हुई तो उन्होंने अपना डिमांड चेंज कर दिया और उन्होंने दूसरी ब्रांड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। एक एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा लाभ अधिकतमी भी होती है, इसलिए वह अपना उत्पादन तक बढ़ाएगी जब तक इसके कुल संप्राप्ति में वृद्धि इसकी कुल लागतों में वृद्धि से अधिक है। जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, एकाधिकार में पढ़ा था, वैसा ही यहाँ पर होगा कि जब तक जो फर्म है वो भी अपना लाभ अधिकतम करेगी, एकाधिकारी जब तक बढ़ाएगी अपना उत्पादन तब तक कि उसकी कुल संप्राप्ति में जो वृद्धि है वो कुल लागतों में वृद्धि से क्या हो, अधिक हो, अर्थात जो एमआर है वो एमसी से अधिक हो, तब तक वो अपने लाभ को अधिकतम करेगी। अन्य शब्दों में कह सकते हैं ये फर्म जैसा कि पूर्णतः स्पर्धात्मक फर्म और एकाधिकार में वह मात्रा उत्पन्न करना पसंद करेगी जिस पर इसकी सीमांत संप्राप्ति इसके सीमांत लागत के बराबर हो जाए। जैसा कि हमने दोनों में संतुलन स्तर पढ़ा था, यहाँ पर भी वही दोनों संतुलन स्तर होगा, अर्थात संतुलन वहां स्थापित करेगी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जहां एमआर बराबर क्या हो, एमसी हो। यहाँ पर फर्म अपने लाभ को अधिकतम करेगी। आ रहे बच्चों समझ में? एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक फर्म की सीमांत संप्राप्ति इसके एआर के बराबर होती है। हमने पढ़ा था कि जो एमआर बराबर क्या होता है, एआर होता है। यदि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात करें, तो वहाँ एआर बराबर एमआर होते हैं जो कि एक्स अक्ष के समानांतर होते हैं। इसलिए एक पूर्ण तय स्पर्धात्मक फर्म एक ऐसी ही समान स्थिति में अपनी एआर को एमसी के बराबर कर लेगी। फिर हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा कि वो अपनी एआर को क्या करेगी, एमसी के बराबर कर लेगी। क्यों? क्योंकि शर्त क्या है, एमआर बराबर एमसी है, यही है शर्त। एमआर बराबर क्या होता है, एमसी होता है, उसकी एमआर और एआर दोनों बराबर होती है, इसीलिए वो एआर को एमसी के बराबर कर लेती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में इस प्रकार से क्या होता है, एआर बराबर एमसी संतुलन की शर्त बन जाती है। अतः एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत एक फर्म एक पूर्णतः स्पर्धात्मक फर्म की तुलना में कम उत्पादन करेगा। यदि हम वापस इसकी बात करें, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा अर्थात जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इसमें जो फर्म है उसकी जो कीमत है, जैसे हमने एकाधिकारी की बात की थी ना, उसी तरह से है। तो इसमें पूर्णतः स्पर्धात्मक फर्म की तुलना में कम उत्पादन होगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर जो पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक है उत्पादन अधिक होगा और कीमतें क्या होंगी, कम होगी। इसीलिए दिए हुए निम्न निर्गत स्तर पर कीमत पूर्ण प्रतिस्पर्धा कीमत की तुलना में क्या होगी, ऊंची होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? जो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा है अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें क्या होगा, निम्न निर्गत स्तर होगा, उत्पादन स्तर कम होगा
और जो कीमत है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में ऊंची होगी। जैसा हमने एकाधिकार प्रतियोगिता में देखा था, मोनोपोली कंपटीशन में देखा था, वैसा ही यहाँ पर होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कीमतें तो क्या होंगी, कीमतें क्या होंगी, अधिक होंगी, और जो निर्गत की मात्रा है, उत्पादन की मात्रा, वो क्या होगी, कम होगी। कहने का तात्पर्य है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो कीमतें हैं वो कम होती हैं और उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। आ रहा है बच्चों समझ में? यहाँ पर यही कहा गया है। किंतु एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की बाजार संरचना में नए फर्मों का निर्बाध रूप से प्रवेश होता है। लेकिन यदि हम एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात करें तो वहां पर क्या होता है, फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन पे क्या होता है, बैन होता है। लेकिन जो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्मों का प्रवेश भी होता है और बहिर्गमन भी होता है। यदि उद्योग में फर्म अल्पकाल में धनात्मक लाभ प्राप्त कर रहा हो तो इससे नए फर्म आकर्षित होकर बाजार में प्रवेश के लिए, जैसे ही नई फर्में प्रवेश करती हैं तो कुछ ग्राहक वर्तमान फर्मों से नई फर्मों में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बाजार में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन दोनों जारी रहता है। ठीक है, यदि बाजार में क्या होती है, फर्में क्या प्राप्त कर रही हैं, अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर रही है, असामान्य लाभ प्राप्त कर रही है, तो बहुत सारी फर्में इसकी तरफ आकृष्ट होती हैं। तो आकृष्ट होकर वो क्या करती हैं, बाजार में प्रवेश करती हैं, नई फर्में प्रवेश करती हैं। तो कुछ ग्राहक जो हैं वो पुरानी फर्मों को छोड़कर नई फर्मों से क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, उनसे सामान खरीदने लगते हैं। वर्तमान फर्मों को पता लगता है कि उनका मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। अब जो पुरानी जो फर्में थी उनकी मांग क्या हो जाती है, कम, और उनका मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। मांग कम हो जाएगी तो बाईं ओर शिफ्ट होगा ना। तो इस तरीके से कीमत जो प्राप्त करती हैं वो गिर जाती है। जो उन्हें कीमत पहले प्राप्त हो रही थी उसकी तुलना में अब उनकी कीमतें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और इससे लाभ भी कम हो जाता है। तो वो जो लाभ था, जो बढ़ा हुआ, वो लाभ अब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि नई फर्में जो बाजार है उसमें प्रवेश कर जाती हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अति सामान्य लाभ समाप्त न हो जाए, फर्म सामान्य लाभ कमाने लग जाए। जब अति सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा होता है तो अन्य फर्में आकृष्ट हो जाती हैं बाजार में और वो प्रवेश करती हैं, और जो ग्राहक हैं वो पुरानी फर्मों की जगह नई फर्मों का सामान खरीदने लग जाते हैं। इस प्रकार पुरानी फर्मों की जो मांग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उनका मांग वक्र क्या पता बाईं ओर खिसक जाता है, जिससे उनकी कीमतें कम हो जाती हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि अति सामान्य लाभ सामान्य लाभ में ना बदल जाए, अर्थात कीमतें गिरने लग जाती हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? इसका उल्टा क्या होता है, विलोमता। यदि अल्पकाल में उद्योगों में फर्मों को घाटा हो रहा होता है तो कुछ फर्म उत्पादन बंद कर देंगी। यदि घाटा हो रहा होता है तो उद्योग में फर्मों को, तो वो कुछ फर्म क्या कर देंगी, उत्पादन को बंद कर देंगी, बाजार से क्या करेंगी, बहिर्गमन कर जाएंगी। घाटा हो रहा है तो नहीं घाटा सहन कर पा रही तो बहुत सारी फर्में बहिर्गमन कर जाएंगी, और जो बची हुई जो फर्में हैं उनका मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात मांग वक्र दाहिनी ओर खिसक जाएगा, कीमतों में वृद्धि होगी, और वो हानि है वो अब किस में बदल जाएगी, लाभ में बदल जाएगी। ठीक है बच्चों, उसी तरह से जैसे हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा में पढ़ा था, वर्तमान फर्मों का मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा, इससे कीमत और लाभ में वृद्धि होगी। एक बार अति सामान्य लाभ शून्य होने के बाद प्रवेश और बहिर्गमन रुक जाएगा, इससे दीर्घकाल में संतुलन प्राप्त होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, कीमत और लाभ में क्या हो जाएगी, वृद्धि। अति सामान्य लाभ शून्य होने के बाद प्रवेश और बहिर्गमन रुक जाएगा, इससे दीर्घकाल में संतुलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से दीर्घकाल में एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में संतुलन स्थापित होता है, क्योंकि यहाँ पर फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन जारी रहता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है अल्पाधिकार में फर्म कैसे व्यवहार करती है। अभी हमने अपूर्ण प्रतियोगिता अर्थात एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की यहाँ पर बात की है, जिसमें हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने देखा कि किस प्रकार से फर्म अपना संतुलन वही MR बराबर MC के रूप में करती है, लेकिन फर्म की जो कीमत है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तुलना में कैसी होती है, अधिक होती है, और मात्रा कैसी होती है, कम होती है। इसके बाद लेकिन हमने ये देखा कि जो एकाधिकार प्रतियोगिता है उसमें क्या होती है, कीमतें अधिक होती हैं, मात्रा कम वहां पर भी होती है, लेकिन एकाधिकार में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन पर बैन होता है। लेकिन एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्में प्रवेश भी कर सकती हैं और बहिर्गमन भी कर सकती हैं। इस प्रकार दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती हैं। अब हम अन्य प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में आते हैं अल्पाधिकार की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका नाम जो हम कह सकते हैं वो है ओलिगोपॉली। ठीक है, ओलिगोपॉली क्या होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ फर्में होती हैं, बहुत सारी फर्में नहीं होती विक्रेता, कुछ फर्में होती हैं, और उनके द्वारा जो उत्पादित मात्रा है वो पूर्ति को प्रभावित भी करती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फर्में हैं। जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बहुत सारी फर्में होती हैं तो क्या होती हैं, वो पूर्ति को प्रभावित नहीं करती, उनकी विक्रय मात्रा क्या होती है, लगभग नगण्य के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ फर्में होती हैं, इसीलिए विक्रय मात्रा को, पूर्ति मात्रा को ये प्रभावित करती हैं। ठीक है, अल्पाधिकार, किसी वस्तु विशेष के बाजार में एक से अधिक विक्रेता हो किंतु विक्रेताओं की संख्या अत्यल्प हो, एक से ज्यादा विक्रेता हो लेकिन विक्रेताओं की संख्या अत्यंत अल्प हो, मतलब कम हो। ठीक है, उस बाजार संरचना को हम कहते हैं
अल्पाधिकार। ठीक है, अल्पाधिकार की एक विशेष स्थिति जिसमें केवल 2 ही विक्रेता होते हैं उसे हम द्विअधिकार कहते हैं। अल्पाधिकार में भी एक स्थिति होती है, जैसे मैंने बताया ना, पूर्ण प्रतियोगिता में 3 होता है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, एकाधिकारात्मक जिसके बारे में अभी पढ़ चुके हैं, दूसरा अल्पाधिकार, तीसरा द्वयाधिकार। अल्पाधिकार में क्या होता है, फर्मों की जो विक्रेताओं की संख्या कुछ होती है, जबकि जो द्वयाधिकार में विक्रेताओं की संख्या केवल कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। माना 2 फर्में द्वारा बेचे गए उत्पाद सजाती हैं और किसी दूसरे फर्म द्वारा उस उत्पाद के स्थानापन्न उत्पाद का उत्पादन नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर हम एक सिचुएशन ले रहे हैं कि जो माना यहाँ पर 2 फर्में हैं, अल्पाधिकार की बात कर रहे हैं, केवल 2 फर्में हैं और उनके द्वारा जो बेचे गए जो उत्पाद है वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, सजाती हैं। ठीक है, और किसी दूसरे फर्म द्वारा कोई दूसरी जो फर्म है उसके द्वारा उनके जो स्थानापन्न उत्पाद है उसका उत्पादन नहीं किया जाता है। यहाँ अल्पाधिकार में हम संतुलन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने 2 ही फर्में मान ली हैं जिनका की बाजार पे क्या है, पूरा कंट्रोल है, क्योंकि उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो और किसी उद्योग में उत्पादित नहीं की जा रही है, उनके निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है। बाजार में कुछ फर्म है, प्रत्येक फर्म बाजार के आकार की तुलना में सापेक्षतः बड़ी है। प्रत्येक फर्म कैसी हैं, बड़ी हैं, क्योंकि कम है फर्में तो उनकी आकृति क्या होगी, बड़ी होगी। फलस्वरूप प्रत्येक फर्म बाजार में कुल पूर्ति को प्रभावित करने की स्थिति में होती है। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ जो फर्में हैं वो क्या होती है, उनकी संख्या कम होती है, इसीलिए वो बाजार में जो पूर्ति है उसको प्रभावित कर पाती हैं और इस प्रकार से बाजार कीमत को भी क्या कर सकती हैं, प्रभावित करती हैं। जो फर्में हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो पूर्ति मात्रा को प्रभावित कर सके, साथ में कीमत को भी प्रभावित कर पाती हैं, क्योंकि बाजार में फर्मों की संख्या कम होती है, बाजार में उनकी स्थिति कैसी होती है, सॉलिड होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। उदाहरण लेते हैं, यदि द्विअधिकार के अंतर्गत 2 फर्में आकार में समान है, उनमें से एक अपने उत्पादन को दुगना करने का निर्णय लेती है। हमने द्विअधिकार का, अल्पाधिकार की एक स्थिति है जिसमें द्विअधिकार है, 2 ही विक्रेता हैं और वो दोनों ही फर्में कैसी हैं, आकार में समान है। ठीक है, उनमें से एक अपने उत्पादन को क्या करती है, दुगना करने का निर्णय लेती है कि मैं अपनी उत्पादन मात्रा को क्या करती हूँ, बढ़ाती हूँ और बाजार में कुल पूर्ति में क्या हो जाती है, भारी वृद्धि होगी। यदि वो उत्पादन मात्रा को बढ़ाएगी तो पूर्ति है बाजार में वो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो पूर्ति मात्रा को प्रभावित कर पा रही है। ठीक है, और कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यदि मात्रा बढ़ रही है, उत्पादन मात्रा, तो कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कीमत की यह कमी उद्योग की सभी फर्मों के लाभों को प्रभावित करती है। कीमत उसने कम कर दिया है तो उद्योग की जो सारी फर्में हैं उनके लाभ क्या होंगे, प्रभावित होंगे। कितना उत्पादन किया जाए के संबंध में नवीन निर्णय लेकर अन्य फर्में अपने लाभों की सुरक्षा के लिए इस कदम की अनुक्रिया करेंगी। अब एक ने अपने उत्पादन को बढ़ा दिया, कीमतों को कम कर दिया, तो जो दूसरी फर्में हैं उनके लाभ क्या होंगे, प्रभावित होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि बाजार में कुछ ही फर्में हैं। तो वो जो दूसरी जो फर्म है वो क्या निर्णय लेगी, कितना उत्पादन करे, वो कितनी कीमत को डिसाइड करे, तो वो भी उसके प्रति क्या करेगी, अनुक्रिया करेगी। इसलिए उद्योग में उत्पादन का स्तर, कीमतों का स्तर और लाभ इसका परिणाम है कि फर्म किस प्रकार एक दूसरे से अंतर प्रक्रिया कर रही है। इसीलिए अल्पाधिकार में क्या होता है, एक फर्म क्या करती है, उसका जो दूसरा फर्म है वो क्या करती है, उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करेगी। मान लो एक फर्म ने कीमत कम की तो दूसरी फर्म क्या कीमत कम करेगी, या फिर कीमत को वही रखेगी, उत्पादन मात्रा को चेंज करेगी, या अपने लाभ को प्रभावित करेगी। तो ये इस पर डिपेंड करता है अल्पाधिकार में। यहाँ पर यही है, उद्योग में जो उत्पादन का स्तर है, कीमतों का स्तर है और लाभ, इसका परिणाम है कि फर्में किस प्रकार एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं, अंतरक्रिया करती हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। एक जो पराकाष्ठा है, एक जो इसका मानना है वो है ये कि फर्में अपने सामूहिक लाभों को अधिकतम करने के लिए एक दूसरे के साथ साठगांठ करने का निर्णय ले सकती हैं। एक इसमें ये माना जाता है कि फर्में क्या करती हैं, आपस में मिल जाती हैं, समूह बना लेती हैं और साठगांठ कर लेती है। मतलब ये कहती हैं कि तुम भी इतनी कीमत रखो, हम भी इतनी कीमत रखते हैं, और आपस में क्या करते हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करते, और फिर हम क्या करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। साठगांठ कर लेती है, एक समूह बना लेती है। आ रहा है बच्चों समझ में। ऐसी अवस्था में फर्में कार्टेल बना लेती हैं। ये जो समूह होता है ना फर्मों का, जो आपस में साठगांठ कर लेती हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस जो है वो डिसाइड कर लेती हैं, उसे हम कहते हैं कार्टेल। तो इस प्रकार से, ताकि दोनों को ही नुकसान ना हो, कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, ठीक है, तो वो कार्टेल बना लेती हैं जो एक एकाधिकारी की भांति काम करता है। अब वो एक ही कार्टेल बनेगा, एकाधिकारी की भांति काम करेगा, वो कीमतों को अधिक रखेंगे, मात्रा को कम करेंगे, क्योंकि वो सभी क्या हैं, लाभ अधिकतम करने की प्रेरणा से प्रेरित रहते हैं, इसीलिए वो कार्टेल बना लेते हैं, साठगांठ बना लेते हैं।
और एकाधिकारी की तरह वो काम करता है। उद्योग द्वारा सामूहिक पूर्ति की मात्रा, उसकी कीमत वही होती है जो एक अकेले एकाधिकारी के द्वारा की जाती है। उद्योग द्वारा जो सामूहिक पूर्ति है, दोनों के दोनों मिलके क्या बन गए उद्योग, और जो सामूहिक पूर्ति होगी वो दोनों अलग अलग करके करते हैं, वही दोनों मिलकर करने लगते हैं। मात्रा उसकी कीमत वही होती है जो एक अकेले एकाधिकारी के द्वारा, एक अकेला एकाधिकारी करता है वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक एकाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसकी एक पराकाष्ठा है कि दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं। भाई एक ने कीमत कम की, ठीक है, अपनी मात्रा बढ़ाई, अर्थात वो अपने लाभ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अब दूसरा यदि ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, सारे के सारे जो लोग हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और उसके लाभ कम हो जाएंगे, तो फिर वो उसके प्रति क्या करेगा, अंतर्क्रिया करेगा। तो इस प्रकार से दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसीलिए दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं और एकाधिकारी की भांति काम करते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? दूसरी जो पराकाष्ठा है उसमें फर्में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय ले सकती हैं। उदाहरण है उनके ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक फर्म अपनी कीमत को अन्य फर्मों से थोड़ा कम कर दे। दूसरा है, जैसा कि अभी हमने देखा था, एक फर्म दूसरे फर्म की तुलना में अपनी कीमतों को कम कर देगी ताकि ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो, मतलब आपस में क्या करेंगे, प्रतियोगिता करेंगी, किसी प्रकार की साठगांठ नहीं करती है। स्पष्ट है दूसरी फर्म भी ऐसा ही करके प्रतिकार करेगी। दूसरी फर्म भी क्या करेगी, फिर एक ने कीमत कम की तो दूसरी भी क्या करेगी, क्या अपनी फर्मों जो अपनी कीमत है उसको कम करेगी। इस प्रकार बाजार कीमत गिरती रहती है जब तक फर्में एक दूसरे की कीमतों को अंडरकट करती रहेंगी। एक दूसरे की कीमतों को अंडरकट करते बाजार कीमत कम होती चली जाएगी। इससे दोनों में से किसी को भी कोई लाभ हासिल नहीं होगा। यदि ये प्रक्रिया अपने तर्कसंगत निष्कर्ष तक चलती है तो कीमत सीमांत लागत तक गिर सकती है। तो कीमत कहाँ तक गिरेंगी, जहां पर सीमांत लागत के बराबर, क्योंकि इसके बाद तो कीमतें गिर जाती हैं तो फर्म को क्या होगा, नुकसान होने लग जाएगा, हानि होने लग जाएगी। तो कीमतें तब तक गिरती रहेंगी जब तक कि पी बराबर क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा। कोई भी फर्म सीमांत लागत से कम पर पूर्ति नहीं करेगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सीमांत लागत से कम कभी भी फर्म पूर्ति नहीं करेगी। जब तक कीमत सीमांत लागत के बराबर हो जाती है तब तक फर्म पूर्ति करेंगे। तो आपस में एक दूसरे की कीमतों को अंडरकट करती रहेंगी, प्रतिस्पर्धा करती रहेंगी। इससे दोनों में से किसी को भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार का सहयोग जो एकाधिकार जैसे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, वास्तविक जगत में प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो हमने पहले वाला देखा जिसके अंदर साठगांठ कर लेते, कार्टेल बना लेती है, एकाधिकारी की भांति काम करती है, तो ऐसा हो पाना तो क्या हो पाता है, सुनिश्चित कर लेना, एकाधिकारी की भांति काम करना, वास्तविक जगत में प्राप्त करना बहुत कठिन है। दूसरी तरफ जब दूसरा देखते हैं, फर्में ये महसूस करने लगती हैं कि लगातार कीमतों की भारी प्रतिस्पर्धा द्वारा अंडरकट करना उनके अपने हितों के लिए हानिकारक है। अतः अल्पाधिकारी संतुलन एकाधिकारी और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दो सीमाओं के बीच में कहीं होगा। दूसरा वो ये भी देखती हैं कि एक दूसरे की कीमत को अंडरकट करते रहें, एक दूसरे की कीमतों को कम करते रहें, तो इस प्रकार से भी क्या होगा, उनको हानि ही होगी। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार, इन दोनों के जो बीच की स्थिति है वो आएगी अल्पाधिकार। अल्पाधिकारी संतुलन, एकाधिकार और पूर्ण प्रतिस्पर्धा दोनों संतुलन के बीच में कहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अल्पाधिकार के बारे में। तो इस वीडियो में हमने एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में जाना। फिर हमने अल्पाधिकार की चर्चा की कि अल्पाधिकार में किस प्रकार से दो जो फर्में हैं, हमने दो फर्मों की बात की थी यहाँ पर, कि दोनों फर्में किस प्रकार से प्रतियोगिता करती रहती हैं, कीमतें कम करती रहती हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो कीमतें हैं वो क्या हो जाती है, दृढ़ता की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसी के साथ आपका लेसन यहाँ पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना है। यदि आपने अच्छे से समझा है पूरे चैप्टर को तो आप इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के साथ नए जो हमारा है वीडियो उसमें। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।